जैसा कि मैंने अभी कहा है, 1942 बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष था। 1942 में माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विजन स्पष्ट हो गया था। भारत स्वतंत्र होना चाहिए और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि बाबा साहब सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य का सपना देख रहे थे। लोकतंत्र की उनकी अपनी व्याख्या थी, लोकतंत्र के बारे में उनका अपना विजन था और इस विजन की स्पष्टता 1942 में हो गई थी। लोकतंत्र के बारे में वो कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सबके लिए, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन का माध्यम लोकतंत्र उनको अभिप्रेत है। लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य का पुरस्कार करता है, सबका कल्याण, और जिसका घोष वाक्य होगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर। वर्तमान संदर्भ में देखें तो बार बार मोदी सरकार पर आरोप किया जा रहा है कि मोदी सरकार केवल दो उद्योगपतियों के लिए अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से निजीकरण कर रहे हैं, पूरी तरह से कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर ले जा रहे हैं, केवल दो। परंतु भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विजन था मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। और इसमें सब में उनका विजन था कि लोकतंत्र में लोग सार्वभौम होंगे। इसका अर्थ यह है कि लोग स्वयं सत्ता का स्रोत होंगे, परंतु जहाँ डायरेक्टली वह निर्णय प्रक्रिया में सहभागी नहीं हो सकते हैं, वहाँ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रशासन की निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होंगे और इसके लिए अपने प्रतिनिधियों को अपने सार्वभौम अधिकारों में से कुछ अधिकार देंगे। लोग सार्वभौम हैं क्योंकि लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकतंत्र में लोग सार्वभौम हैं क्योंकि लोग 5 साल बाद उस प्रतिनिधि को नकार भी सकते हैं, वापस भी बुला सकते हैं, और इसीलिए लोग सार्वभौम हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र की संकल्पना, इस प्रकार के लोकतंत्र का सपना, या ये कहिए कि इस प्रकार से सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य, सार्वभौम लोकतांत्रिक सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था। 1946 में डॉक्टर अम्बेडकर 1942 में कहते हैं गांधी जी आंदोलन मत कीजिए, ज़रूरत नहीं है, युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के पहले तो स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, युद्ध समाप्ति के बाद आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है। डॉक्टर अम्बेडकर की भविष्यवाणी सही हुई और 45 में युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, और 46 में ब्रिटिश संसद ने घोषणा की कि हम भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। ब्रिटिश संसद ने घोषणा की कि हम भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। ब्रिटिश संसद ने घोषणा की कि हम भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। उसी समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह भी घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान स्वतंत्र भारत के लोगों द्वारा या भारत के लोगों द्वारा लिखा जाना चाहिए। इसीलिए हम भारत में भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करने जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि संविधान सभा ये मेरे विजन को मूर्त रूप देने के लिए, मेरे विजन को सही अर्थों में, वास्तव में मूर्त रूप में लाने के लिए सबसे अच्छा मंच हो सकता है, और इसीलिए मुझे संविधान सभा में जाना चाहिए। भले ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में कहते हो कि मैं अपने लोगों के हकों की सुरक्षा के लिए संविधान सभा में जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो प्रलेख लिख रहे थे तब तक उनको यह एहसास हो गया था कि शायद
मुंबई प्रांत से वह संविधान सभा में नहीं जा पाएंगे, परंतु उनके इन शब्दों का इंटरप्रिटेशन ऐसा भी है कि मेरे लोगों की मुक्ति के लिए यदि मैं संविधान सभा में जा रहा हूँ तो मैं भारत के लोगों की मुक्ति के लिए ही वास्तव में संविधान सभा में जा रहा हूँ। और भारत के लोगों की मुक्ति अर्थात नया भारत, जो नया भारत सार्वभौम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लगा कि संविधान सभा ये एक ऐसा मंच है कि जिसके चलते, जिस मंच के माध्यम से डॉक्टर आम्बेडकर अपने विजन को नेशनल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, राष्ट्रीय आयाम दे सकते हैं, सारे लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं, सारे लोगों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकते हैं और अपना विजन संविधान में रखकर आने वाली पीढ़ियां उस प्रकार का भारत निर्माण करे, इस प्रकार की व्यवस्था संविधान सभा के मंच के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में जाना चाहते थे। मैंने कहा कि मुंबई प्रदेश से संविधान सभा में जाना संभव नहीं था और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज लिखकर अपना विजन, भारत का विजन संविधान सभा के सदस्यों तक पहुंचाने की व्यवस्था की, संविधान सभा के सदस्यों तक पहुंचाने की। परंतु इतिहास को शायद कुछ और ही मंजूर था। महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी, जो बंगाल विधानसभा के सदस्य थे, विधानमंडल के सदस्य थे, उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर को आमंत्रित किया कि डॉक्टर आम्बेडकर जी आइए, बंगाल विधानसभा से मैं आपको चुनकर भेजना चाहता हूँ। हमारा यह मैत्री इंडिया चैनल के माध्यम से एक व्याख्यानमाला शुरू है, जिस व्याख्यानमाला का नाम है भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस व्याख्यानमाला में, एक व्याख्यान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान सभा में प्रथम प्रवेश के बारे में मैंने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं यहाँ उसको रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ इतना दोहराऊँगा कि जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रयासों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में प्रथम बार प्रवेश कर पाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विजन उनके दर्शन के आधार पर था। विजन वास्तव रूप लाते थे, राज्य की शासन प्रणाली वो निर्धारित करना चाहते। धार्मिक विविधता, सामाजिक असमानता की परिस्थितियों में विविध अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और दायित्व के संबंध में संविधान में वह प्रावधान करना चाहते थे। संविधान सभा में प्रवेश अपने विजन को संपूर्ण भारत की स्वीकृति प्राप्त हो, इसलिए क्योंकि संविधान सभा सारे ही भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, सारे ही भारत के भूभागों का ही नहीं, सारे ही भारत के विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व करती। उस विजन की पृष्ठभूमि जो दर्शन होगा उसका समग्र भारत को परिचय करवाना, क्योंकि विजन जो बना है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसॉफी है और वह फिलॉसॉफी भी, वह दर्शन भी लोगों को परिचित हो, इसलिए संविधान सभा का मंच। विजन को मूर्त रूप देने हेतु सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के प्रयास वहीं से हो सकते थे, क्योंकि वहीं पर स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा जाने वाला था। वहाँ पर यह तय होने वाला था कि भारत में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था होगी, नया भारत किस प्रकार का सामाजिक आर्थिक भारत होगा, इसका सारा निर्णय वहाँ होने जाने वाला था। साथ ही राष्ट्र की एकता और एकात्मता की गारंटी भी वहीं से मिलने वाली थी और अल्पसंख्यकों और पद दलितों के अधिकारों की सुरक्षा भी वहीं पर संभव थी। तो इन सारी बातों के लिए डॉक्टर आम्बेडकर के अपने विचार थे, डॉक्टर आम्बेडकर का अपना दर्शन था और इस दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए संविधान का मंच उपयोगी हो, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में जाना चाहते थे।
मैंने कहा है, बार बार कहा है और बार बार कहते रहूँगा कि गांधी और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आए। इसके कारण है 1932 यहाँ का संघर्ष, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का संघर्ष, 1936 कांग्रेस पक्ष, कांग्रेस पार्टी विरुद्ध स्वतंत्र मजदूर पक्ष, 1942 का संघर्ष है, क्विट इंडिया मूवमेंट और वायसराय के मंत्रिमंडल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर का युद्ध प्रयासों को सपोर्ट। तो यह सारे के चलते कांग्रेस और गांधी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुँचे। मुंबई प्रदेश से जाने की बिल्कुल संभावना नहीं थी। बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल के माध्यम से वह संविधान सभा में पहुँचे। संविधान सभा में पहुँचने के बाद संविधान सभा में कार्रवाई शुरू हुई और फिर उस मंच का उपयोग डॉक्टर अंबेडकर करना चाहते थे अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाने के लिए। विजन स्पष्ट था, मंच संविधान सभा थी, परंतु संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को चाहने वाला बहुमत नहीं था। बहुमत कांग्रेस का था, बहुमत कांग्रेस का था जो संविधान सभा में प्रवेश के समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुकूल नहीं था। बाद में अनुकूल हो गया, वह बात अलग है। ऐसी परिस्थिति में अपना विजन को साकार करने के लिए शायद कुछ समझौता करने की जरूरत भी पड़ सकती थी, परंतु डॉक्टर आम्बेडकर कुछ बातों के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक फिलॉसफी से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी भी समझौता नहीं किया, संविधान सभा में भी समझौता नहीं किया। अपने भारत के प्रति और भारत के लोगों की प्रति निष्ठा से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। अपने समाज के प्रति अपनी निष्ठा से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। अपने मूल्य, अपने सिद्धांत, अपने विचारों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी भी समझौता नहीं किया। अपने विजन से, अपने मिशन से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी भी समझौता नहीं किया और कभी भी समझौता नहीं करना चाहते थे। इस निष्ठा के साथ, इस संकल्प के साथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में पहुंच गए। संविधान सभा में जिस पक्ष का बहुमत था वह कांग्रेस पक्ष संविधान सभा में ही डॉक्टर आम्बेडकर को प्रवेश देना नहीं चाहता था। ऐसे अत्यंत प्रतिकूल माहौल में, पर्यावरण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। ऐसे माहौल में जहां बहुमत वाला पक्ष उनको घुसने ही नहीं देना चाहता था, वहां बोलने की आज़ादी देगा ही संभव नहीं था। फिर भी दुर्दम्य आशावाद कहते हैं, दुर्दम्य आशावाद कहते हैं। फिर भी डॉक्टर आम्बेडकर को उम्मीद थी कि मैं इस परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना सकता हूँ और बनाऊंगा। इस दुर्दम्य आशावाद के साथ डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में पहुँचे और पहला ही अवसर उनको जब मिला 17 दिसंबर 1946 को, तो पहले ही अवसर में उन्होंने अत्यंत प्रतिकूल माहौल को अपने अनुकूल बना लिया। अपने अनुकूल बनाने में वह सफल हो गए। क्या था अवसर? 17 दिसंबर 1946 बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। वो इतना महत्वपूर्ण था कि उसने भारत के संविधान निर्माण के इतिहास में, भारत के निर्माण के इतिहास में एक प्रकार से बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था। उस दिन के बड़ा ही वह क्रांतिकारी दिन था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के निर्माण की बुनियाद रखने के हेतु से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का रिजोल्यूशन रखा था। 16 दिसंबर 1946 को
बैरिस्टर M.R. जयकर जी ने उस प्रस्ताव पर एक संशोधन प्रस्तुत किया और फिर संविधान सभा में जयकर जी का संशोधन और पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव, इस पर चर्चा आरंभ हुई और अध्यक्ष महोदय ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपना मत रखने के लिए आमंत्रित किया। संविधान सभा का यह पहला भाषण, संविधान सभा का यह पहला भाषण उनको संविधान के निर्माता के रूप में संविधान सभा में स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। जिनके पास भी डिबेट्स हैं, संविधान सभा डिबेट्स, वह पढ़ सकते हैं। यह भाषण उन्होंने ज़रूर पढ़ना चाहिए। माहौल था नेहरू का प्रस्ताव, माहौल था उस पर बैरिस्टर जयकर का संशोधन, और संशोधन का विरोध पूरा कांग्रेस पक्ष कर रहा था। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर संशोधन को समर्थन देने के लिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर अपनी टीकात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़े थे। कांग्रेस सोच रही थी कि हम नहीं आने देना चाहते थे, आ गए। अब हम बोलने देना नहीं चाहेंगे, फिर भी डॉक्टर आम्बेडकर बोल रहे थे। इस माहौल में डॉक्टर आम्बेडकर, ऐसे विपरीत माहौल में बोलने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर खड़े हो गए, जहाँ के कांग्रेस के सदस्य उनको बोलने देना नहीं चाहते थे। मैं बड़ा ही क्या कहेंगे उसको कि बड़े ही आनंद से कहना चाहता हूँ कि वह संविधान सभा जो पहली संसद थी वह आज के संसद के समान नहीं थी। वहाँ पर विरोधी विचारों को सुनने की क्षमता भी लोगों में थी और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर को सुनने का प्रयास, समझने का प्रयास कांग्रेस के सदस्यों ने किया। क्या कहा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अपने भाषण में? वो कहते हैं, वी आर डिवाइडेड पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। भारत का समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से विघटित समाज है। अलग अलग समूह में बटा हुआ समाज है, जाति में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है, गरीब है, अमीर है, इस प्रकार से बटा हुआ है। किसी के पास में सत्ता है, संपत्ति है, तो कोई सत्ताहीन, संपत्तिहीन गुलाम का जीवन जी रहा है। इस प्रकार का हमारा समाज है। वी आर ग्रुप ऑफ वॉरिंग कैंप्स। हम युद्ध लड़ने वाले समूहों में बटे हुए हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान से लड़ रहे हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग से लड़ रही है, मैं कांग्रेस से लड़ रहा हूँ। मैं भी एक ऐसी प्रकार के समूह का नेता हूँ और मैं भी यह मान्य करता हूँ कि मैं भी ऐसे वॉरिंग कैंप का एक नेता हूँ। ऐसे भारत की स्थिति है। ऐसा सारा होने के बावजूद भी भारत बटा हुआ है, वॉरिंग कैंप्स में है, युद्ध छावनियों में बटा हुआ है। मैं भी एक युद्धरत छावनी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हम आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए विजनरी क्या कहता है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। फिर विजनरी कहता है, फिर भी मुझे विश्वास है कि समय और परिस्थिति अनुकूल हुई तो भारत के लोग इस देश को एक सशक्त, समर्थ, एक संघ, यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड राष्ट्र बनाएंगे और बनाने में सक्षम है। यह विजन का कोई ऐसा विजन देख सकता है? बटा हुआ समाज, युद्धरत छावनियों में बटा हुआ समाज एक राष्ट्र निर्माण की बात करता है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात करता है। यह केवल विजनरी कर सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर का विजन था भारत केवल सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन नहीं होगा, यूनाइटेड इंटीग्रेटेड नेशन भी होगा। और यह यूनाइटेड इंटीग्रेटेड नेशन का निर्माण कौन करेंगे? भारत के लोग करेंगे। वो ये नहीं कहते
कि कांग्रेस गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस निर्माण करेगी, या डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व वाला पक्ष निर्माण करेगा, या कोई भगवान आएगा इस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, कोई नेता करेगा नहीं। वह सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोगों पर उनका विश्वास था नेताओं से ज़्यादा, लोगों पर उनका विश्वास था पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा। और इसीलिए आगे डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि हम सारे जाति समुदाय में, धर्म में बटे हुए लोग होने के बावजूद भी मुझे इसमें जरा भी शंका नहीं है कि वी शैल इन सम फॉर्म बी यूनाइटेड पीपल, हम किसी न किसी रूप से एकात्म लोग हैं, एकात्म रहेंगे। माहौल बदल गया, हर्षध्वनि, तालियां बजना शुरू हो गया, डॉक्टर आम्बेडकर के लिए चीयर्स बोलना शुरू हो गया। कौन थे यह लोग? यह लोग कांग्रेस के लोग थे, क्योंकि वही मेजॉरिटी में लोग थे। उनके मन की बात डॉक्टर आम्बेडकर कर रहे थे, क्योंकि वो भी तो भारतीय थे, कांग्रेस के थे, परंतु मन से तो भारतीय थे। जब भारत के एकात्मता की, भारत के लोगों की, भारत के इंटीग्रिटी की बात जब कोई करता है तो भारतीय का हर्षोल्लासित होना स्वाभाविक है। संविधान सभा में बैठे हुए लोग भी डॉक्टर आम्बेडकर का अभिनंदन कर रहे थे। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट नॉटविथस्टैंडिंग द एजिटेशन ऑफ मुस्लिम लीग। डॉक्टर आम्बेडकर को पर आरोप किया जाता है कि डॉक्टर आम्बेडकर पाकिस्तान समर्थक थे, भारत का विभाजन होना चाहिए इसके समर्थक थे। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर आम्बेडकर ने एक थीसिस लिखा था जिसका नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। यह कहा जाता है कि जब गांधी और जीना आमने सामने बैठे विभाजन के संबंध में बातचीत करने के लिए विभाजन से पहले, तो दोनों के पास यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की किताब थी। यह कहा जाता है गांधी जी भी उसी किताब के आधार पर अपनी बात, इंटीग्रेटेड इंडिया की बात रख रहे थे, तो जीना उसी किताब के आधार पर डिवाइडेड इंडिया की बात रख। क्या था वो किताब में? डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं मुझे न तो पाकिस्तान से कुछ लेना देना है, किसी से कुछ लेना देना है, मैंने वास्तव परिस्थिति का चित्रण किया है जिसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज विवेक से निर्णय ले सके, ऐसा वस्तुनिष्ठ सिद्धांत मैंने रखने का प्रयास किया है, विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी फेवर, किसी के डर से नहीं और किसी को अनुरूप भी नहीं। तो इसीलिए उन पर आरोप। और यहाँ पर 17 दिसंबर, अभी पार्टीशन होना बाकी था, 17 दिसंबर 1946 को अपने पहले भाषण में कहते हैं कि मैं मेरे मुस्लिम साथियों को, भाइयों को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की मांग मत कीजिए, आप भारत के विभाजन की बात मत कीजिए। मुझे लगता है कि आप जिस अल्लाह को मानते हो वह अल्लाह शायद आपको कोई रोशनी बताए और उस रोशनी में आप देख पाओ कि संगठित एकात्म भारत में ही आपके हित अधिक सुरक्षित है, यह आप देख सको। इसलिए आपका अल्लाह आपको रोशनी प्रदान करे और मैं अनुरोध करता हूँ आप एकात्मिक भारत में अधिक सुरक्षित होंगे, आप पाकिस्तान की मांग मत कीजिए। कब कह रहे हैं डॉक्टर आम्बेडकर? 17 दिसंबर 1946 को। कहाँ कह रहे हैं? संविधान सभा में। कैसा माहौल बन गया होगा, कैसा माहौल बन गया होगा। और फिर डिबेट्स में लिखा है लाउड चीयर्स एंड एप्लॉज, हर्षध्वनि और तालियां गूंज उठा, सभा सदन हर्षध्वनि और गूंज। परंतु कांग्रेस के बहुमत की ओर इंगित करते हुए, अंगुली निर्देश करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि क्या यहाँ जो बहुमत में बैठे हैं कांग्रेस के लोग, वो परिस्थिति को समझ रहे हैं? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया है,
मुस्लिम लीग यहाँ आए, संविधान सभा में बातचीत करे और कुछ रास्ता निकाले, इसके लिए कांग्रेस कुछ प्रयास करना चाहती है। क्योंकि संशोधन इसीलिए रखा गया है कि यह प्रस्ताव संविधान की बुनियाद रखने वाला प्रस्ताव है, जो संविधान सारे भारत का संविधान होगा। जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं आती, तब तक इस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित रखी जाए। डॉक्टर आम्बेडकर उस प्रस्ताव का समर्थन अलग प्रकार से करते हैं और कहते हैं कांग्रेस को कि देखिए, आपके पास बहुमत की सत्ता है, मोदी जी सुनिए, मोदी जी सुनिए, आपके पास बहुमत की सत्ता है, आपके पास जितना बहुमत है उससे अधिक बहुमत संविधान सभा में कांग्रेस को था। फिर भी कांग्रेस का घोर विरोधी माने जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कांग्रेस के सदस्य शांतता से सुन रहे थे। और आज के संसद में विरोधी पक्ष का आरोप है कि हमें बोलने ही नहीं दिया जाता। विरोधी पक्ष का आरोप है कि हमें बोलने ही नहीं दिया जाता, जबकि संसद में इस प्रकार का माहौल करने की जिम्मेदारी यह बीजेपी के पूर्व अर्थ मंत्री अरुण जेटली जी कहते थे कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ताधारी पक्ष की है। और उन्हीं के परंपरा में संविधान, उन्हीं की सांसदीय कार्य प्रणाली सीखे पढ़े आज के सत्ताधारी कहते हैं कि विरोधी पक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है। कुछ साल पहले 2014 के पहले राज्यसभा के नेता, विरोधी पक्ष के नेता अरुण जेटली जी कहते हैं कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्हीं का पक्ष आज कहता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी विरोधी पक्ष नहीं, विरोधी पक्ष की। तो डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि आप कांग्रेस को कहते हैं उसे, आपके पास बहुमत की सत्ता है, परंतु सत्ता के साथ विवेक भी चाहिए, सत्ता के साथ शून्यता भी चाहिए। यदि सत्ता के साथ शून्यता न हो, विवेक न हो, तो सत्ता दमनकारी होती है। मोदी जी सुन लीजिए, आप सत्ता बहुमत में हो, परंतु बहुमत का उपयोग आप विवेक से कर रहे हो, शून्यता से कर रहे हो, विथ विजडम, पावर एंड विजडम। विजडम कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसीलिए सत्ता दमनकारी हो गई है, ऐसा आम आदमी की धारणा बनते जा रही है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि भाई आप में विजडम भी है, सत्ता के साथ साथ यह सिद्ध करने का प्रयास कीजिए, आप चर्चा कीजिए, आप चर्चा कीजिए, आप बहुमत में हो, आप चर्चा कीजिए। और चर्चा असफल होती है, बातचीत असफल होती है, तो आप कभी भी बहुमत से निर्णय ले सकते हो। चर्चा तो कीजिए विरोधी पक्ष से, चर्चा पहले, अंतिम निर्णय बाद में कभी भी ले सकते हो। और अंत में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, लेट अस प्रूव बाय आवर कॉन्डक्ट that if this assembly has arrogated itself sovereign power, it is prepared to exercise them with wisdom। यदि यह संविधान सभा यह दावा करती है कि हमें सार्वभौम सत्ता प्राप्त है, ऐसा दावा किया गया है संविधान सभा में, हमें संविधान सार्वभौम सत्ता प्राप्त है, अब हम ब्रिटिशों के मांडलिक नहीं हैं, ब्रिटिशों के अधीन नहीं है, हम सार्वभौम। तो संविधान सभा ने यह भी सिद्ध करना चाहिए कि इस सत्ता का प्रयोग वह शून्यता के साथ करना चाहती है। और अपना भाषण के अंत में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, सत्ता का उपयोग यदि विजडम के साथ किया जाता है, तभी सत्ताधारी पक्ष सबको साथ में लेकर चल सकता है।
मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। कैसा लगता है यह भाषण मुझे मालूम नहीं, मैंने बड़ा संक्षेप में आपको बताया है, बड़े संक्षेप में बताया है। ओरिजिनल पढ़िए तो विजनरी के बारे में और भी हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि क्या विज़न था। बहुमत विरोधी होने के बाद भी बहुमत को विजनरी कह रहा है कि सत्ता है, शून्यता का भी परिचय दीजिए, विजडम का भी परिचय दीजिए, नहीं तो आपका बहुमत दमनकारी बहुमत होगा। तो इस प्रकार से माहौल बदल गया, माहौल बदल गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति कांग्रेस का देखने का नज़रिया बदल गया, सकारात्मक हो गया। सकारात्मक का प्रभाव बाद में हम देखेंगे, सकारात्मक हो गया। और फिर सकारात्मक होने की वजह से संविधान सभा में उन्हें अपना दर्शन, अपनी फिलॉसफी, अपना विजन, अपनी बात, अपना विचार रखने के अधिकतम अवसर प्राप्त होने लग गए। जिनको बोलने का भी अवसर देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, वही कांग्रेस उनको अधिकतम अवसर दे रही थी कि वह अपना दर्शन रखे, अपनी बात रखे, अपना विजन रखे, अपना मिशन रखे, भारत का अपना सपना रखे, जिस सपने को साकार करने के लिए संविधान सभा संविधान बनाने का प्रयास कर रही है। इस भाषण के पश्चात डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्र प्रेमी करके मान्य हो गए। यह प्रस्तापित किया उन्होंने कि यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं सारे ही राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं भी राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाले में से हूँ, भले ही शायद आपसे ज़्यादा मेरी निष्ठा नहीं होगी, परंतु किसी भी सूरत में आपसे कम भी मेरी निष्ठा नहीं है। यह डॉक्टर आम्बेडकर ने प्रस्तापित किया, सबका मन जीत लिया और अपने विजन को साकार रूप देने के लिए संविधान का जो मंच उन्हें उपलब्ध हुआ, उस पर अपनी बात करने के लिए उन्हें अलग अलग रूप से अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अवसर मिलने लग गए। एक अवसर मिलता और एक कदम आगे रखते और दरवाजे खुलते गए अपनी बात कहने के लिए। वह संविधान के ज्ञाता है, यह उन्होंने 1932 में ही प्रस्तापित किया था। दुनिया के संविधानों के अध्ययन करता है, यह उन्होंने 1932 में ही सिद्ध कर दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 का भारत का संविधान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर्मुलेट करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की विशेष सेवाएं ली थी। उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भी अलग अलग समितियों पर उनको लिया गया था। 1935 का कानून बनाने में उनके योगदान ने यह प्रस्तापित किया था कि ये इन्होंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया है, यह संविधानों के ज्ञाता है। ऐसी स्थिति में 17 दिसंबर 1946 के बाद संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, पूर्व तैयारी जो शुरू हुई, उस पूर्व तैयारी के चलते संविधान सभा ने 23 कमेटियां बनाई अलग अलग। प्रत्येक कमेटी को एक एक विषय दिया गया, कहा गया कि इन विषय पर इस समिति में चर्चा हो, इस विषय के संबंध में सिफारिशें यह समिति दे, संविधान सभा में यह सिफारिशें रखी जाएगी और सिफारिशें स्वीकृत हो गई तो संविधान के निर्माण का रॉ मटेरियल बन जाएगा। संविधान के निर्माण के लिए वह कच्चा माल बन जाएगा, रॉ मटेरियल बन जाएगा। इसके आधार पर संविधान का निर्माण किया जाएगा। 18 समितियों में से कुछ समितियां संविधान सभा के कामकाज के संबंध में भी थी। उनको छोड़कर
बाकी 18 समितियों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सदस्य थे। बहुतांश समितियां पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी थी और डॉक्टर आम्बेडकर एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में थे। उनके महत्व की बात देखिए, अल्पसंख्यक परामर्शदाता समिति 52 सदस्यों की समिति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर अल्पसंख्यक परामर्शदाता समिति का अर्थ अल्पसंख्यकों में अनुसूचित जाति जनजाति भी थे, वहाँ पर उनके भी अधिकारों के हकों की चर्चा होने वाली थी। डॉक्टर आम्बेडकर सदस्य थे। हमारे एक नागप्पा थे वहाँ पर, मद्रास राज्य थे, आए थे और ये प्रस्ताव रखा था समिति के निर्माण का पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने। तो नागप्पा जी कहते हैं, पंत जी आपने समिति तो बनाई, 52 सदस्य भी बनाए, परंतु हमारे केवल 7 सदस्य रखे आपने उसमें, और जो समिति हमारे अधिकारों पर चर्चा करने वाली है वहाँ पर आपने हमें बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया है। ऐसा नागप्पा जी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत जब जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो नागप्पा जी को बोलते, नागप्पा जी आप बहुत चिंता करते हो, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ, परंतु जहाँ जिस समिति में डॉक्टर आम्बेडकर जैसा सदस्य जो 10-12 सदस्यों से भारी है अकेला ही, जब डॉक्टर आम्बेडकर जैसा सदस्य उस समिति में है तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, आपके अधिकारों पर किसी भी प्रकार की आँच नहीं आ सकती। यह थे डॉक्टर आम्बेडकर, यह थी डॉक्टर आम्बेडकर को मान्यता। तो इस प्रकार से अलग अलग समितियों के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के निर्माण की पार्श्वभूमि, संविधान के निर्माण का ढांचा बने, संविधान के निर्माण के लिए सिफारिशें आए, इसके लिए कि अब मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूँ जो बात कभी भी कही नहीं जाती। राष्ट्र का विजन, राष्ट्र निर्माता का विजन क्या था इसके संबंध में। जब संविधान सभा कार्यरत थी, भारत स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 तक भारत में करीब करीब 650 के ऊपर संस्थान थे। प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था उसको, प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पतौड़ी, इस प्रकार के संस्थान थे और संस्थानिक भी थे। और फिर सवाल, और इनके कब्जे में 1/3 भारत था और 1/3 पॉपुलेशन भी थी। जाते जाते ब्रिटिशों ने कह दिया कि इन संस्थानों के साथ हमारा करार समाप्त हो गया है और संस्थानिक चाहे तो भारत में विलीन हो सकते हैं, चाहे तो कश्मीर में विलीन हो सकते हैं, पाकिस्तान में विलीन हो सकते हैं, चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। यह कैसी डिप्लोमेसी। और इस संदर्भ में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि संस्थान स्वतंत्र नहीं रह सकते। संस्थानों को स्वतंत्रता देने वाला ब्रिटिश शासन अब नहीं है। अब भारत का संविधान सार्वभौम है और हम इस बात को नहीं मानते कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये निर्णय करे कि संस्थान स्वतंत्र होंगे। और इस संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, इंडियन स्टेट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के भूभाग में जितने भी संस्थान हैं, हैदराबाद सहित, हैदराबाद के संबंध में कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलिट्री भेजना चाहते थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि मिलिट्री मत भेजिए, मिलिट्री भेजने का अर्थ होगा